Hello everyone. As you know that we are doing quantum mechanics. In that quantum we have discussed Schrodinger wave equation for 3 dimension. Particle is moving in 3 dimension and for energy also. Our next topic in that quantum is for hydrogen atom we have to find the Schrodinger wave equation. As you know that कि जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो तो सिंपलेस्ट है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। अब जो आपका हाइड्रोजन एटम है ये सिंपलेस्ट है और इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को रीड करते हैं, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को रीड करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिकली उसको रीड करना पड़ता है बिकॉज दिस इज़ वेरी स्मॉल। और अगर हम उसको क्वांटम मैकेनिकली रीड कर रहे हैं तो उसके लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। इट्स अ केमिकल सिस्टम जो आपके पास रोटेशन शो करता है। रोटेशन होती है इसमें। अब ये रोटेशन किस तरीके की होती है कि जब आप एक न्यूक्लियस लेते हो, न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन है ये जब मूव करेगा तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शंस में करेगा। इट इज़ हैविंग द एंगल्स ऑल्सो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर x, y, z जो हम कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर रहे थे, दैट कोऑर्डिनेट्स चेंजेस इनटू एंगुलर वेरिएबल्स। वो किस में चेंज हो जाता है? एंगुलर वेरिएबल्स में चेंज हो जाता है। और जो एंगुलर वेरिएबल्स हमने अब रीड करने हैं दैट इज़, एक तो होता है थीटा और एक है आपके पास फाई। इन दोनों में हम रीड करेंगे। थीटा इज़ called the zenith angle and your phi is called azimuthal angle। इसको बोलते हैं azimuthal angle। अब सिंप्लिसिटी में अगर हम देखें, पहले हमने सिर्फ ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था कि वो x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस में मूव कर रहा है। देयर वाज नो एंगल इन दैट, बट वेयर वी हैव एंगल थीटा एंड फाई। तो अब हमें जो हमारी वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट आउट भी इन द फॉर्म ऑफ थीटा ही करना होगा। पॉजिटिवली चार्ज जो भी आयंस होंगे, पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस हैं दैट आर ट्रेस क्वांटम मैकेनिकली, उनको हम कर सकते हैं ट्रेस। इसीलिए हम जो हाइड्रोजन एटम है उसको क्वांटम मैकेनिकली रीड करते हैं। और सबसे पहले इसको फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड द formulation of हैमिल्टोनियन। अब जो फॉर्मूलेशन ऑफ हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर आपको पता है क्या है? वही ऑपरेटर हमें अप्लाई करना है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम हम इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट वन है और पॉजिटिवली चार्ज जितने भी आपके आयंस हैं वो हम क्वांटम मैकेनिकली ट्रेस कर सकते हैं। फॉर दिस Hamiltonian is kinetic energy plus potential energy V. Kinetic energy is h cut square divided by 2m del square plus V. Moreover, del square is equals to curl square divided by curl x square, curl square divided by curl y square and curl square divided by curl z square. The potential, अब जो आपके पास ये जो पोटेंशियल है, दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर कैन बी कैलकुलेटेड एज द फोर्स। ये हम किसके उस पर करेंगे कि जैसे आपका फोर्स एक्ट कर रहा हो, फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द न्यूक्लियस। काइनेटिक एनर्जी तो हम इस बेस में चलेंगे कि वो मूव कर रहा है, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वी, वो एज अ फोर्स ट्रीट कर कर चलेंगे हम कि दैट इज़ द फोर्स। सो ये फोर्स है, हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू ZE डिवाइडेड बाय 4 पाई E नॉट R स्क्वायर। ये जो तो जो आपके पास फोर्स है दैट इज ZE, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो गया जो किस पे लग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पे। एंड किसके बेस पे लग रहा है? न्यूक्लियस से। एंड द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज, इसको कैसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी को?
जितना आपका काम हो रहा है, वर्क डन फ्रॉम अ डेफिनेट पॉइंट, कि आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट को ला रहे हो, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा इन्फिनिटी टू आर। इट मीन्स कि जो भी आप काम करोगे एक यूनिट चार्ज के लिए इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने के लिए, तो ये आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 1/4 पाई ई नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो ये वर्क डन होगा ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। आपने कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पे जो चार्ज आएगा वो नेगेटिवली के लिए आएगा, बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर यूनिट चार्ज के लिए वो चार्ज लिया और आप उसको इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हो। ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला है जो चार्ज आपके पास आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल हो जाएगी। फर्दर अगर हम देखें तो जो आपका हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन में हमने लिखा था कि वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल होता है। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m डेल स्क्वायर एंड माइनस 1/4 पाई ई नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये आपके पास हो गया हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ आर ओनली। इसमें सिर्फ आर ही है, इसमें कहीं भी थीटा नहीं है, दैट इज़ वी आर, दिस इज़ ओनली द फंक्शन। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ आर का ही फंक्शन है। दिस इम्प्लाइज दैट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। यहाँ पर थीटा भी नहीं है और फाई भी नहीं है, देयरफॉर इट इज़ कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा आपके पास, एक कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, मूव कराना है विद इन द एंगल्स। तो यहाँ से ये आर वाली जो टर्म होगी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट इन एवरी डायरेक्शन। हाइड्रोजन लाइक एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल। इसके पास क्या होता है, 2 पार्टिकल होते हैं। एक क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस। एक तो है न्यूक्लियस विद अ मास m, इस m इसका मास हो गया, एंड Ze, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन है उसके पास जिसका मास है कैपिटल M, एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है E, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा जो ऊपर हमने लिखा है, उसमें ये Ze और E क्या है। सिंस द इलेक्ट्रॉन, अब हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो यही जो इलेक्ट्रॉन है ये तो कर रहा है ना रोटेशनल मोशन, दिस इज ओनली इन द रोटेशनल मोशन, ये ही इंक्लूडेड है, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है 3 डायमेंशन में। तो इसकी जो पोजीशन है और जो वेव फंक्शन है वो हम किस के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं, ओनली इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स। वो किस में डिफाइन कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पोलर कोऑर्डिनेट्स में। वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसलिए हम डिफाइन कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ये क्या है, 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है विद इन द एंगल्स, बिकॉज वो रोटेशन कर रहा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम इसको डिफाइन करेंगे। फिर अब हमें जो हमने काइनेटिक एनर्जी लिखी थी वो किसकी फॉर्म में लिखी थी, XYZ की फॉर्म में। तो अब हमें इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना होगा। सो लेट्स राइट दैट इन द पोलर, और इसको स्फेरिकल भी बोलते हैं, दैट इट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम वैल्यू लिखते हैं तो दैट इज Z इज इक्वल्स टू R cos थीटा, एंड X इज योर R sin theta cos phi, and your Y is R sin theta sin phi. This is the value of coordinates. और जो आपका थीटा है that goes from 0 to pi, phi goes from 0 to 2 pi,
एंड आर गोज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये आपकी लिमिटेशंस होती हैं, मतलब आपकी जब भी आप कोई भी इंटीग्रेट करोगे तो उसमें आप क्या लोगे, अगर थीटा जा रहा है तो 0 से पाई तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाता, सेम एज फाई और सेम एज आर। अब इनके रेंज ये डिसाइड की हुई है, अब इसके बेस पे हम लोग फाइंड करेंगे कि क्या वैल्यू आती है। तो जो आपका डेल स्क्वायर है उसको आप एक्सप्रेस करोगे अगर इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो दैट इज इन द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, थीटा एंड फाई, इट इज गिवन बाय, तो ये डेल स्क्वायर आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आफ्टर देन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर हम लिखें तो दैट इज़ योर हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू एनर्जी, तो ये आपके पास वैल्यू होती है। अब इसके बेस पे हम इसको ये लिख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिटन एज माइनस ई साइज इक्वल्स टू 0। सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन योर टर्म बिकम्स, ये आपके पास हो गया कंप्लीट हैमिल्टोनियन की वैल्यू प्लस वी साई जो पोटेंशियल था माइनस ई साइज इक्वल्स टू 0, बिकॉज जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, दे आर हैविंग masses m and capital M. That is why the equation because of these two masses, अब इन masses के बेस पे जो हमारे पास इक्वेशन होगी दैट बिकम्स, क्या चेंज हुआ आपके पास, जो ये m था अब सिंगल m नहीं है ना हमारे पास, सो वी आर हैविंग टू masses, सो दैट्स वाई वी आर हैविंग दिस, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ टू masses, क्योंकि जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं तो वहाँ पे इस m के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये म्यू आ जाएगा ड्यू टू टू masses आर देयर। एंड अब दो masses यहाँ पर हैं, ये हो गया, लेकिन अब देखो ये जो आपकी कंप्लीट टर्म है इसमें ये आपका कोफिशिएंट है, अगर आप इस कोफिशिएंट को यहाँ से रिमूव कर देते हो तो ये आपके पास जो टर्म रह जाती है ये सिर्फ इतनी रह जाती है, कोफिशिएंट को रिमूव करना है आपको, सो दैट्स वाई यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय माइनस ऑफ 2 म्यू डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर से, तो आपके पास जो इक्वेशन आती है दैट बिकम्स, सो यहाँ से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म रिमूव हो गई और यहाँ पर ये टर्म ऐड ऑन हो गई आपके पास, एंड दिस इज़ योर, कि आपने इसको रिवर्स किया साइन को, यहाँ अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये माइनस का था, ये पॉजिटिव लोगे तो अंदर ई जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और वी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ड्यू टू दिस माइनस साइन। नाउ यू हैव टू टेक द साई फंक्शन, अब हमें वेरिएबल्स की फॉर्म में लेना है, तो वेरिएबल्स जो हो जाएंगे दैट इज़ योर आर इंटू आर, थीटा इंटू थीटा एंड फाई इंटू फाई। दिस इज़ द कंप्लीट साई फंक्शन जिसमें हम इन तीनों वेरिएबल्स को लेकर साथ में उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो जब हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया विद द कोऑर्डिनेट्स रेडियल और एंगुलर, उसके बाद जब आप साई फंक्शन की वैल्यू लिखोगे कंप्लीट इक्वेशन में, दैट इक्वेशन बिकम्स, दिस इज़ द इक्वेशन। सी क्या था हमारे पास लास्ट इक्वेशन में, बाहर साई फंक्शन था, दिस साई फंक्शन, दिस साई फंक्शन, आपने क्या किया, इस साई फंक्शन को हर एक के साथ सेपरेट सेपरेट लिख लिया बिकॉज ये सबके बाहर है। तो जब आप साई फंक्शन इसके साथ भी आएगा, इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी, तीनों के साथ आएगा और साई की वैल्यू है ये, तो आपको वहाँ पुट करनी है, सेम एज यहाँ पर भी साई है तो यहाँ पर भी आपको यही वाली वैल्यू पुट करनी है, एंड द इक्वेशन बिकम्स दिस। देखो साई के प्लेस पे ये वैल्यूज़ हमने पुट की और यहाँ पर, तो आपकी कंप्लीट इक्वेशन ये बन जाती है। फर्दर व्हाइल सॉल्विंग दिस हमें क्या करना है, कोफिशिएंट्स को आप एक साइड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे।
आफ्टर सॉल्विंग यू हैव द इक्वेशन। तो हमने कोफिशिएंट्स को जब अलग अलग किया तो हमारे पास क्या, देखो फर्स्ट में r है, विद रिस्पेक्ट टू r हमें करना है, तो सिर्फ हम r वाली टर्म लिखेंगे, बाकी ये टर्म कांस्टेंट होके आगे आ जाएगी। थीटा वाली दोनों टर्म आगे आ गई और r वाली टर्म अंदर है। सेम एज नेक्स्ट थीटा है, और थीटा में क्या है, थीटा वाली टर्म को आप यहाँ पे अंदर रखोगे, बाकी दो टर्म बाहर। सेम एज यहाँ फाई वाली टर्म अंदर, बाकी बाहर, और यहाँ पे तो आपकी कंप्लीट टर्म आएगी। अब हम क्या करते हैं कि जो आपके ये कॉफिशिएंट है, इस एक्स्ट्रा कॉफिशिएंट को हमें रिमूव करना होता है, क्योंकि हमें e माइनस वी कंप्लीट वैल्यू चाहिए होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। वहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट साथ में नहीं होता। तो अब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय r थीटा एंड फाई। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो देखो ये वाली टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी। ये टर्म अगर ख़त्म हो जाती है तो यहाँ पे आपके पास ये कोफिशिएंट रह गया, तो वहाँ से सिर्फ कोफिशिएंट ही होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। तो इसे डिवाइड करने के बाद आपके पास इक्वेशन आती है, यहाँ पे दो टर्म्स थी तो वहाँ पे सिंगल रह गई, ऐसे ही यहाँ पे थीटा वाली टर्म और यहाँ पर फाई वाली टर्म। उसके बाद जो ये वाला कोफिशिएंट था ये यहाँ से ख़त्म हो गया क्योंकि हमने उसे डिवाइड कर दिया। नाउ सी इन दिस टर्म this r square sin square theta we have to neglect, because अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करते हो तो फर्स्ट इक्वेशन में थीटा आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में थीटा की वैल्यू आ जाएगी। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन कंप्लीट चाहिए तो हमें थीटा की वैल्यू भी सब में चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम क्या करेंगे, r स्क्वायर साइन थीटा से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वाइल मल्टीप्लाइंग दिस, तो r स्क्वायर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा है यहाँ पे, तो साइन थीटा बच जाएगा, तो साइन थीटा ऊपर आ गया। इस टर्म में साइन r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। इस टर्म में था ही नहीं r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ मार्क एज इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देखो, थीटा की टर्म इन दोनों में है, यहाँ पर थीटा टर्म नहीं है और यहाँ पे भी थीटा टर्म है। तो थीटा वाली जितनी भी ये तीनों टर्म्स हैं इनको हम एक साइड रखेंगे और फाई वाली टर्म्स को आप अलग से ले लो। तो ये टर्म एक साइड हो जाएंगे, फाई वाली टर्म को इक्वल के उस साइड लेकर जाएंगे। इक्वेशन आती है आपके पास दिस, आपने थीटा वाली टर्म यहाँ एक साइड की और इस फाई वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे कर लिया, दैट इज़ इक्वेट एज नंबर 4। अब ये देखो ये टर्म आपके पास बड़ी है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम उसको जैसे कुछ भी करते हैं। सपोज़ कि हमें लेना है कि दिस इज़ कंप्लीट इक्वेशन और उसको शॉर्ट में लेके लेट अस टेक इट एज x और m और a b c d एट्सेट्रा। तो जो आपकी ये इक्वेशन है इसमें राइट हैंड साइड पे जो ये पार्ट है ये इक्वेशन 5 में है, तो हम इसको एक कांस्टेंट के इक्वल ले लेंगे। लेट अस सपोज दैट दिस इज़ इन स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव में है तो हम उसको स्क्वायर की फॉर्म में ले लेंगे एंड द इक्वेशन बिकम्स विद अ कांस्टेंट आप ले लोगे m स्क्वायर। तो जो आपकी ये वाली वैल्यू है ये किसके इक्वल हो जाएगी, m स्क्वायर के इक्वल। m स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। टू फाइंड द सोल्यूशन हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिया, तो वहाँ पे हम इसको m स्क्वायर, अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को लिखते हैं तो इसको हम m स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो फाई टर्म को ऊपर ले जाओ, फाई टर्म जब ऊपर आ जाएगी ये आ गया और ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये यहाँ पर माइनस में है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे ये टर्म आके पॉजिटिव हो गई, ये वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव, इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन नंबर हो गए हमारे पास 6। देखो इसमें क्या किया है हमने, इसको m स्क्वायर कंसीडर करके उसको सिर्फ रीअरेंज किया है एंड आफ्टर रीअरेंजिंग यू हैव द वैल्यू। तो जैसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे
किसी भी एक इक्वेशन का वहाँ से एक साइन एक्स प्लस कोस के एक्स इस तरीके से हम लेकर चलते थे कांस्टेंट में। तो अगर कोई इस टाइप की इक्वेशन हो तो वहाँ पे जो उसका एक सॉल्यूशन होता है वो एक्सपोनेंट टर्म में आता है। और एक्सपोनेंट टर्म में अगर हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देखें, सो दैट सॉल्यूशन इज फाई की टर्म में लिखेंगे इसको 1/√2 into e raised to the power eta m phi. So this is the general solution of equation number this. अब हमारे पास जो phi था इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है। ये सॉल्यूशन हम आगे भी यूज़ करेंगे। सो रिमाइंड दिस कि हमारा phi का सॉल्यूशन क्या होता है। उसके बाद अब बात आती है थीटा की। अब हमें क्या सॉल्व आउट करना है, थीटा को सॉल्व करना है। सो थीटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में है। तो इक्वेशन नंबर 5 से अब देखते हैं कि जो थीटा की वैल्यू आती है उसका सॉल्यूशन क्या होता है। टेक एज इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में ये रही आपके पास इक्वेशन नंबर 5। इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा, इधर साइन थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम जितने भी इस टाइप से कोफिशिएंट है उसको रिमूव करने की ट्राई करते हैं, बिकॉज हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएगा और इस टर्म में साइन थीटा रह जाएगा और यहाँ पे एम स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, यहाँ डिवाइड में आ गया साइन थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे एम स्क्वायर के इक्वल थी 5 नंबर इक्वेशन, तो डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा को वहाँ से डिवाइड किया। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 से देखो फाई का सॉल्यूशन तो निकल आया था। अब हमें यहाँ पर हमने थीटा को कैंसिल आउट करके उसको एक टर्म में किया। तो यहाँ से अगर हम देखें कि इस वाली टर्म में थीटा अब नहीं है, इस वाली टर्म में भी थीटा नहीं है। सो जो ये वाली दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, एक साइड लिख सकते हैं और ये वाली टर्म को हम इस साइड ले जा सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, थीटा वाली टर्म सेपरेट हो जाएगी। और अगर थीटा वाली टर्म सेपरेट हो जाती है तो वहाँ से थीटा का सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। तो देखो इन दोनों टर्म्स को हमने अलग से किया और यहाँ पे थीटा वाली टर्म उधर पॉजिटिव थी तो यहाँ पे नेगेटिव हो गई। अब देखो राइट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ थीटा है। अब इस थीटा का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, इसको कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो टर्म है ये हमारे पास सिंगल में है, तो इसको स्क्वायर में नहीं, इसको नॉर्मल ले सकते हैं। तो दैट इज़ कंसीडर कि जो आपके पास ये कंप्लीट है ये किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। एंड इफ इट इक्वल्स टू लैम्डा, फर्स्ट इक्वेशन को आप ले लो नंबर 8 एंड व्हाइल यू कंसीडरिंग इट लैम्डा, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 1/r कर्ल बाय कर्ल r स्क्वायर r प्लस 2r स्क्वायर म्यू कट स्क्वायर e माइनस वी इज इक्वल्स टू लैम्डा। इसको आप नंबर 9 ले लो। अब ये जो थीटा वाली टर्म थी ये लैम्डा के इक्वल हो गई। एंड मोर ओवर जो आपकी थीटा टर्म है आप जिसको फाइंड आउट कर रहे हो, वहाँ से अब जो थीटा है वो किसके इक्वल आएगा। और एक बार ये भी लिख लेते हैं हम कि हमारी लैम्डा की वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर साइन थीटा माइनस 1/साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा साइन थीटा कर्ल बाय कर्ल थीटा थीटा इंटू थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू है जो हमने ये कंसीडर की थी। नाउ टू फॉर्म द स्टैंडर्ड, अब इक्वेशन नंबर 9 जो है आपकी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए देखो हम क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले चेंजेस करेंगे इक्वेशन नंबर 9 में। व्हाट इज़ द चेंजेस, डिवाइड बाय r स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय r। जब आप ये स्टेप करोगे, इसको r स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है r स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको
ठीक है, और आर आर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो। अब फिर क्या किया, रीअरेंज करके इस टर्म को हम इधर ले आए, ये इक्वेट टू 0। अब जो आपके पास ये इक्वेशन आती है, दिस इक्वेशन यू इक्वेट एज इक्वेशन नंबर 11। अब अगर हम, अभी ये था सॉल्यूशन किसका, 9th इक्वेशन का। अब हमने करना है इक्वेशन नंबर 10 को सॉल्व। इक्वेशन नंबर ये थी 9 और ये सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दैट इज मल्टीप्लाई बाय थीटा। थीटा को जब आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन नंबर 10 में, सो व्हाट विल हैपन, मल्टीप्लाई किया जब आपने थीटा इंटू थीटा को, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई एंड यू मार्क इट एज इक्वेशन। इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं वाइल इक्वेटिंग टू 0, तो उसका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो पहले हम इसको इक्वेट कर लेते हैं 0 के इक्वल। तो जब हमने इसको इक्वेट किया 0 के इक्वल, तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स ही, इधर m² वाली वो यहाँ पे आ जाएगी लैम्डा, थीटा कॉमन आ जाएगा और ये टर्म एज इट इज़, थीटा से थीटा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 12। अब हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं सॉल्व आउट करके, जो इक्वेट करके 0 पे आई हैं। एक तो आई है इक्वेशन नंबर 11 और एक आई है इक्वेशन नंबर 12। सो वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं इक्वेशन नंबर 11 का। इक्वेशन नंबर 11 का अगर आप जनरल सॉल्यूशन देखते हैं तो वो आता है आपके पास, you just write 2z divided by NAR cube n minus L minus 1 2n n plus 1 factorial cube e raised to the power L 2L plus 1 n plus 1। तो ये जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, तो ये आता है आपके पास सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन रेडियल पार्ट का है, दिस इज़ वेरी लेंथी। अगर हम इसको और ज़्यादा फाइंड आउट करते हैं, सो दैट्स वाई वी हैव टू रिमेंबर दिस कि ये आपका सॉल्यूशन है। एंड मोर ओवर नेक्स्ट वन, अगर हम देखें कि जो आपकी इक्वेशन नंबर 12 है, इसके लिए अगर हम इक्वेशन निकालते हैं सॉल्यूशन, तो वो लैग्रेंजियस पॉलिनोमियल से आता है थीटा के लिए। थीटा हो गया आपके पास समेशन ऑफ 2l plus 1 divided by 2l minus m l plus m factorial PLM। दिस इज़ फॉर पॉलिनोमियल, जो हम पॉलिनोमियल के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड योर E इज इक्वल्स टू वेरी फ्रॉम -1 m 1, ये वैल्यू आएगी जब m आपके पास पॉजिटिव होगा, और ये वाली वैल्यू आएगी जब आपके पास m या तो 0 हो या फिर नेगेटिव हो। एंड कंप्लीट जो पॉलिनोमियल है उसके लिए आप इक्वेशन लिखते हैं, दैट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर m डिवाइडेड बाय 2, दिस इज़ m एंड दिस इज़ d m dx m pl x। completely you can write it 2l l d raised to the power l dx raised to the power and x square minus 1। सो यहाँ से आपके पास ये तीनों सॉल्व आउट हो जाते हैं। देखो यहाँ से रेडियल पार्ट की वैल्यू भी आ गई और आपकी थीटा पार्ट की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। और फाई सॉल्यूशन आप फर्स्टली फाइंड आउट कर चुके थे। तो अगर साई की वैल्यू लिखनी है आपको, तो दैट इज़ आर थीटा एंड फाई। सो यू कैन कंबाइन दीज ऑल टू राइट साई फंक्शन फॉर हाइड्रोजन एटम। दिस इज़ योर कंप्लीट सॉल्यूशन, you have to do this and this part is of polynomial, Lagrange's polynomial etc. So हम इसको complete solve out नहीं करेंगे. If you are having the doubt in that, so please ask me anytime. Next topic,
नेक्स्ट क्लास में रीड करते हैं। थैंक यू सो मच।